अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांजेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांजेब के साथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के फर्स्ट हाफ पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी टर्म है वो है नियर पॉइंट, या जिसको हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। क्या है ये वो डिस्टेंस है आँख से कि जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल डिस्टिंक्ट और क्लियर नज़र आता है। यानी अगर उस डिस्टेंस से करीब लेके आए तो भी इमेज ब्लर होना शुरू हो जाएगा और दूर लेके जाएं तो भी ब्लर होना शुरू हो जाएगा। तो इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। और ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए किसके बराबर होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 25 सेंटीमीटर पे बिल्कुल चीज़ डिस्टिंक्ट नज़र आती है। उम्र के साथ साथ ऐसा होता है कि ये डिस्टेंस जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, और जब ये चेंज होता है तो फिर हम क्या करते हैं? ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं, लेंस इस्तेमाल करते हैं। तो लेंस के लिए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से चीज़ें वेरी होती हैं। ये आपके सामने एक बाई कन्वेक्स लेंस मौजूद है। देखें, इसकी दोनों साइड कन्वेक्स हैं, तो हम कह रहे हैं बाई कन्वेक्स लेंस है। बाई कन्वेक्स लेंस की ये फोकल लेंथ है, ये वाला डिस्टेंस, तो इस तरफ भी ये फोकल लेंथ है। ये 2f है, यानी 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। इस तरफ भी 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। बनाने का मकसद क्या है अभी समझाऊंगा। यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है जिसको O लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से रेज जाती हैं, क्या होता है? लेंस से पास करके एक इमेज बना देती हैं जिसको हमने आई कहा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि लेंस से इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम Q से शो करते हैं, और लेंस से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम P से शो करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि डिफरेंट पोजीशंस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसका इमेज कहाँ कहाँ बन सकता है, कैसा बन सकता है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ से भी दूर पड़ा हुआ हो, ठीक है, लेंस से इतने डिस्टेंस पे 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ से भी दूर पड़ा हुआ हो, तो उसका जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द लेंस बनता है और f और 2f के दरमियान में बनता है। f और 2f के दरमियान में कहीं पे बनेगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, अगर बियॉन्ड 2f ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसका जो इमेज बनेगा वो बनेगा बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, बिटवीन f एंड 2f बनेगा उसका इमेज। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अब जैसे जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को आगे शिफ्ट करते जाते हैं 2f की तरफ, इसका इमेज भी इस तरीके से आगे शिफ्ट करता जाता है। और जैसे ही 2f पे पहुंचते हैं तो इन फ्रंट ऑफ द लेंस आपका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका इमेज जो है बिहाइंड द लेंस 2f के ऊपर होगा। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे हो तो इमेज भी 2f पे होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस और इमेज बिहाइंड द लेंस। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अगर 2f पे हुआ ऑब्जेक्ट तो इमेज भी कहाँ पे होगा? एट 2f। ठीक है, लेकिन क्या होगा? बिहाइंड द लेंस। ये सारे बिहाइंड द लेंस बनेंगे जो अभी मैं लिख रहा हूँ, मैं बता दूंगा। फिर क्या होगा? 2f के बाद अगर ऑब्जेक्ट को मजीद शिफ्ट करें f की तरफ तो क्या होगा? ये 2f से आगे मूव करता जाएगा इमेज। ठीक है, जैसे कि ये बनाया हुआ है, ये f और 2f के दरमियान में ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज कहाँ चला गया है? 2f से भी बाहर। तो आप क्या बताएंगे कि अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान में हो तो उसका इमेज बियॉन्ड 2f बनता है, बियॉन्ड 2f। और कहाँ जी? बिहाइंड द लेंस। ये तो आप देख ही रहे हैं ना, बिहाइंड द लेंस। चलें, अब ये जो सारा इमेज आपके सामने बना हुआ है, ये सारे इमेज इस कंडीशन में कहाँ पे बनते हैं जी? बिहाइंड द लेंस। ठीक है, बिहाइंड द लेंस बनते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? रियल होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं और मैग्नीफाइड होते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट अपना क्लियर रखना है। अब हम देखते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट को मूव कराते हुए अब हम कहाँ पे ले आए? f पे, यानी इस लेंस की फोकल लेंथ पे। जैसे ही आप फोकल लेंथ पे लाएंगे तो अब इसका जो इमेज है वो यहाँ से उठ के इन्फिनिटी डिस्टेंस पे इन फ्रंट ऑफ द लेंस चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही फोकल लेंथ पे आप लेके आते हैं तो इमेज बनता है कहाँ पे जी? एट इन्फिनिटी डिस्टेंस, एट इन्फिनिटी।
डिस्टेंस, ठीक है। और ये कहाँ होता है? इन फ्रंट ऑफ द लेंस इन्फिनिटी डिस्टेंस। अब आप अगर फोकल लेंथ से भी अंदर ले आए हैं ऑब्जेक्ट को तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? ठीक है, तो किसी खास डिस्टेंस पे बन जाएगा, लेकिन होगा इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द लेंस ऑफ लेंस, ठीक है। ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे भी बन जाता है। तो यहां से ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये दोनों जो हैं ये इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनेंगे इमेज, इन फ्रंट ऑफ लेंस, और इसके साथ साथ ये वर्चुअल इमेज होंगे, रियल नहीं होंगे, वर्चुअल होंगे, इरेक्ट होंगे और साथ साथ मैग्नीफाइड भी होंगे। ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। तो चलें अब हम बात कर लेते हैं इसकी लीनियर मैग्नीफिकेशन की। किसी भी लेंस की, डिवाइस की लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होती है अब देखेंगे। देखें, आपने देखा ना यहाँ पे ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये इमेज का, ये ऑब्जेक्ट का साइज है, उसकी हाइट है, और ये इमेज का साइज है, उसकी हाइट है। तो अगर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस ये कर दें, इसको कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। या साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी क्या होता है? लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो यहां पे लिख रहा हूं साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं मैग्नीफिकेशन। एम से, कैपिटल एम से शो करते हैं, Q ओवर P भी लिख सकते हैं, और ठीक है इमेज का अगर साइज के लिहाज से लें तो I ओवर O भी लिख सकते हैं। ये है लीनियर मैग्नीफिकेशन। अब बात कर लेते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन की। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, फर्ज कर लें एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको यहाँ से देखा जा रहा है आँख के ज़रिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या है जी? आँख मौजूद है। यहाँ से आपने क्या देखा जी? ऑब्जेक्ट को देखा, ठीक है, उसका इमेज आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, ये इमेज आ गई। ये जो एंगल बन रहा है इसको नोट कर लें, अल्फा, ठीक है, अल्फा नोट कर लें। अब आप क्या करें, इसी ऑब्जेक्ट को लेंस के ज़रिए देखें, ठीक है। अब आप लेंस के ज़रिए देखें, यहाँ पे लेंस भी रख दें। अब जो ये एंगल बन रहा होगा इसको कह दें बीटा, ठीक हो गया। तो जब आप उसको लेंस के ज़रिए देख रहे थे तब एंगल क्या था जी? आप बताएंगे बीटा। और जब बगैर लेंस के देख रहे थे तब एंगल क्या था? अल्फा। और इन दोनों की अगर रेशो ले लें तो ये बराबर होती है आपकी एंगुलर मैग्नीफिकेशन, ठीक है। जब कौन सा एंगल? कि जब ऑब्जेक्ट को बगैर लेंस एड के देखा जा रहा हो और जब उसको एड के साथ देखा जा रहा हो, उन दोनों एंगल्स की रेशो ले लें तो जवाब आता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन, ठीक हो गया। तो चलें अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर क्या? किसी भी डिवाइस की ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने की, उसकी माइनर डिटेल्स को देखने की सलाहियत को कहते हैं, क्या कहते हैं? रिजॉल्विंग पावर। एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू शो द माइनर डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ये रिजॉल्विंग पावर किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा मिनिमम। अब ये अल्फा मिनिमम क्या है? अल्फा मिनिमम वो एंगल है कि जिस पे दो पॉइंट सोर्सेज हमें डिस्टिंक्ट नज़र आते हैं। देखिए ना, अगर दो लाइट के सोर्स हैं, आप उनको देख रहे हैं किसी लेंस के ज़रिए, फिर आप क्या करते हैं, उन दो सोर्सेज को करीब ऐसे लेके आते जाते हैं, करीब लेके जा रहे हैं, इन दोनों से लाइट निकल रही। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये इतने करीब आ जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये दो नहीं एक सोर्स है। तो वो मिनिमम एंगल जिस पे ये दोनों अलग-अलग नज़र आ रहे हों उसको कहते हैं अल्फा मिनिमम, और ये रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, ठीक है। और अल्फा मिनिमम किसके बराबर होता है? यहाँ अल्फा मिनिमम बराबर होता है 1.22 लैम्डा ओवर डी के, ठीक हो गया। तो लैम्डा वेवलेंथ है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर रिजॉल्विंग पावर लिखनी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें, क्या आ जाएगा जी? d ओवर 1.22 लैम्डा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कैसे? यहाँ से पता चल रहा है कि रिजॉल्विंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के,
ठीक है, यानी अगर आप कम वेवलेंथ वाली लाइट इस्तेमाल करेंगे तो रिजॉल्विंग पावर आपको ज़्यादा मिलेगी। कम वेवलेंथ का मतलब क्या है कि ऐसी लाइट जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, जैसे ब्लू की विप गॉयर का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं ना वेवलेंथ के लिहाज से, तो ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ब्लू लाइट के लिए रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी और रेड लाइट के लिए रिजॉल्विंग पावर कम होगी, ये याद रखना, ठीक है। इसी तरीके से आपको पता चल सकता है। और डायरेक्ट रिलेशन किससे बनेगा? एनर्जी के साथ बनेगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायरेक्ट रिलेशन एनर्जी के साथ। स्पेक्ट्रोमीटर के केस में रिजॉल्विंग पावर का क्या फार्मूला होगा? वो फार्मूला होगा जी, आपके सामने लिख रहा हूँ, R इज इक्वल टू लैम्डा ओवर डेल्टा लैम्डा या लैम्डा ओवर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ये फार्मूला होगा किसमें? स्पेक्ट्रोमीटर के केस में, ये याद रखना है आपको। और अगर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के केस में देखें रिजॉल्विंग पावर, तो वो किसके बराबर होगी? R इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई M, ठीक है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये N है नंबर ऑफ रूलिंग्स, नंबर ऑफ लाइंस जो उस पर लगी होती हैं, और M है ऑर्डर ऑफ इमेज, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं जी सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। सिंपल माइक्रोस्कोप को हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, ठीक है। और ये एक सिंगल लेंस पे मुश्तमिल होती है जो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली बड़ा करके देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो होता क्या है कि एक इस तरीके से लेंस मौजूद होता है, उसके सामने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट गौर करें तो फोकल लेंथ के अंदर ही पड़ा हुआ है, इनसाइड द फोकल लेंथ। और इनसाइड द फोकल लेंथ जब पड़ा हुआ होता है तो मैंने क्या बताया था कि उसका इमेज जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन पे बनता है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनता है और वर्चुअल बनता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे बताया था, इनसाइड एफ, इन फ्रंट ऑफ लेंस बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड, ठीक हो गया। वही इमेज इसने बना दिया। तो यहाँ से देखें सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन होगी वो क्या होगी, उसका फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ। ये है जी इसकी मैग्निफिकेशन, ठीक है। d क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिस पे इस लेंस ने इस ओ ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया था, याद रखना, ठीक है। आगे चल लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बता दिया होगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंगल लेंस यूज होता है, ठीक है। यहाँ लिख भी देता हूँ, सिंगल लेंस। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस इस्तेमाल होते हैं जी? 2 लेंसेज जो है यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। कौन कौन से होंगे उनको समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 लेंस, एक ये और दूसरा ये। ये जो लो फोकल लेंथ वाला जो लेंस है इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, लिख रहा हूँ फोकल लेंथ, ये क्या होती है जी? लो होती है, कम होती है, ठीक है। ये आपके सामने लिखा हुआ है। और ये जो आई पीस है, जो बड़ा है, जो आँख के सामने होता है, यहाँ पे आँख होती है ना हमारी, तो आँख के सामने जो होता है वो उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। आई पीस की यहाँ पे मैं लिख दूंगा, इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी जी? हाई होगी, ग्रेटर होगी। किसकी निस्बत? इसकी निस्बत ग्रेटर होगी, ठीक है। ग्रेटर देन ऑब्जेक्टिव लेंस। चलें, तो होता क्या है, ज़रा ये आपने तवज्जो से इस डायग्राम को समझना। ये है जी हमारा ऑब्जेक्ट ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट। इसकी हाइट है h। इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्टिव लेंस रख दिया। ऑब्जेक्टिव लेंस से रेज पास करके जाएंगी और कहाँ पे जाके मिलेंगी? इस पॉइंट पे। अब अगर आप गौर करें तो क्या है, ये फोकल लेंथ के बाहर पड़ा हुआ है जो ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ के बाहर पड़ा हुआ है, तो फिर इसका इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा, इसकी फोकल लेंथ से तो बहुत दूर। तो यहाँ पे बन गया इसका इमेज। और ये इमेज क्या है? रियल है। और देखें ये ऊपर की तरफ था ना, ये नीचे की तरफ है एरो, इन्वर्टेड भी है, ये छोटा था ये बड़ा है, तो मैग्नीफाइड भी है। तो यहाँ आप बताएंगे ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाया है वो रियल, इन्वर्टेड और साथ साथ क्या है? मैग्नीफाइड है, याद रखना, ठीक हो गया। चले अब देखते हैं कि ये जो आई पीस है,
ये क्या करेगा, यहाँ पे इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाया है वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करेगा, उसे लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा, इसके सामने क्या होगा कि ये आई पीस, इसकी फोकल लेंथ तो एफ ई है ना, और फोकल लेंथ के अंदर पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए तो इनसाइड द फोकल लेंथ जब भी ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ पे बनता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन पे बनता है, और वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, मैग्नीफाइड होता है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस होता है। तो यहाँ पे हम बता देंगे जी ये इसने इमेज बना दिया, ठीक है, इससे लंबी लाइंस हमने यहाँ तक खींच ली, तो ये जो इमेज बना है ये हमारा फाइनल इमेज है h2 इसकी हाइट। और इस आई पीस ने कैसा बनाया है, वर्चुअल, इरेक्ट और साथ साथ मैग्नीफाइड। इरेक्ट क्यों कहा है, इरेक्ट इसलिए कहा है क्योंकि देखें इसके लिए तो यही ऑब्जेक्ट था ना, और ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ एरो है उसका, तो इसने जो इसका इमेज बनाया वो भी नीचे की तरफ है, तो इसके लिए तो इरेक्ट ही हुआ ना। चले, ये हो गया। अब हम देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन क्या होगी, उसका फार्मूला मैं लिख देता हूं, m इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। ये है एक ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन, 1 प्लस डी ओवर एफ ई, और ये मैग्नीफिकेशन है किसकी, आई पीस की। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये पी ओ मल्टीप्लाई पी ई, ये मैग्नीफिकेशन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस की और ये आई पीस की। तो इन दोनों की मिला के ये आपके पास क्या है जी, मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और ये जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की निस्बत ज़्यादा माइनर डिटेल दिखाती है, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे चलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे। जैसे माइक्रोस्कोप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाती है, मैग्नीफाई कर देती है, उसी तरीके से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है वो लार्ज ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और वो बड़े ऑब्जेक्ट्स को छोटा करके दिखाती है हमें। जैसे दूर दराज, ठीक है, चांद देखना हो और दूर दराज प्लैनेट्स देखने हो, उनके लिए जो है ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ऑपोजिट है थोड़ी सी। कैसे कि इसमें जो यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस यूज हो रहा है वो क्या कर रहा है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ आप देख रहे हैं ज़्यादा है, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ हमने क्या बताया कि ज़्यादा फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ क्या होगी, ग्रेटर होगी, ग्रेटर देन किससे जी, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है, इसकी ग्रेटर होगी। अब ये देखते हैं कि क्या होगा कि अब देखिए ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे हम नहीं रख सकते ना, जो दूर दराज ऑब्जेक्ट है वो उसको तो हम यहाँ सामने ला के नहीं रख सकते। जैसे सूरज को देखना है, तो सूरज को देखने के लिए क्या होगा, हम इसकी पोजीशन ऐसे रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रेज आ रही है ना वो इसमें कैप्चर हो जाए इस लेंस में। तो सूरज से आने वाली जो रेज थी वो इस तरीके से आई, सूरज को हमने कह दिया ए बी ऑब्जेक्ट है सूरज, उससे आने वाली रेज को कैप्चर किया। अब चूंकि सूरज तो बहुत दूर है ना, यानी कि केस कौन सा लग रहा है, बियॉन्ड 2f वाला, कि अब ऑब्जेक्ट 2f से भी बहुत बाहर है, और जब भी 2f से बाहर होता है तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, ठीक है, आपको पता है, वहाँ पे आप देख के आ चुके हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि ये 2f से भी बाहर है, यहाँ से आएंगी रेज और फोकस करेंगी, ये इमेज बना देंगे b डैश और a डैश। अब सूरज तो था बहुत बड़ा, लेकिन उसका इमेज क्या बना है, थोड़ा सा छोटा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो कैसा इमेज बना रहा है, रियल, इन्वर्टेड, और इसके साथ साथ मैग्नीफाइड नहीं, डिमिनिश्ड इमेज का मतलब है छोटा करके दिखा रहा है, ठीक है। तो अब देखें यहां हम लिख रहे हैं आई पीस के लिए, आई पीस के लिए किस तरीके से ये एक्ट करेगा अभी देख लेते हैं। आई पीस की फोकल लेंथ तो कम है ना, तो पहले ये लिख देते हैं यहाँ पे, फोकल लेंथ लेस देन है किससे, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ। और ये कैसा इमेज बनाएगा, इस पे जरा आपने तवज्जो देनी है। होगा क्या कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये इस तरीके से प्लेस किया जाएगा
कि इससे आने वाली रेस को कैप्चर करके जो ये इमेज बनाएगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल पॉइंट पे होगा, फोकस पे होगा, फोकल लेंथ पे होगा। फिर हम क्या करते हैं, ये जो आपके सामने मौजूद है आई पीस, इसको भी इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि इसका जो इमेज बन रहा हो, ऑब्जेक्टिव जो इमेज बना रहा हो, वो इस आई पीस के भी फोकल पॉइंट पे, फोकल लेंथ पे आ जाए। अब जब ऐसा होगा कि इमेज इसके फोकल लेंथ पे आ जाएगा तो फिर ये कैसा इमेज बनाएगा, इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट होगा ना, ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे आ जाए तो इमेज इन फ्रंट ऑफ द लेंस कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे। तो ये इसका इमेज बनाएगा इन्फिनिटी पे, इसलिए इमेज बनाया नहीं है क्योंकि इमेज बनेगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो इमेज यहाँ पे बनेगा इनफाइनाइट, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो आप यहाँ पे देख लें कि इसकी मैग्निफिकेशन क्या होती है। मैग्निफिकेशन बराबर होती है m इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जिसको हम कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये एक कन्फिग्रेशन समझ लो इसके। नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप बराबर होती है f0 प्लस fe, यानी ये टोटल लेंथ जो है ना टेलीस्कोप की, ये इन दोनों की फोकल लेंथ के सम के बराबर होती है। इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। L इज इक्वल टू f0 प्लस fe, ये कहलाती है नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये था बच्चे हमारा आज का लेक्चर। इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।